तो वेलकम बैक हो गया गाइस सभी लोग का। आज हमारा लेक्चर 3 किसका, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और होप करता हूँ आप पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर देख रखोगे। पहला लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और क्या नाम है, इंडक्टिव इफेक्ट, वो सबको समझा था। और दूसरा लेक्चर में हाइपर कॉन्जुगेशन, वो दोनों लेक्चर अपलोडेड है। और हम लोग एकदम सीक्वेंस से बढ़ रहे केपी बुक के अकॉर्डिंग, जो कि ओडिशा में फॉलो होता है और हर जगह आप बीएससी के स्टूडेंट उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और आज का हमारा ये है लेक्चर थर्ड। ये आज का क्या है, लेक्चर थर्ड। तो शुरुआत करते हैं हमारा लेक्चर 3 का। तो हमारा आज का टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। मतलब इलेक्ट्रोफाइल तो मैंने अपने पहले लेक्चर में समझा दिया है, बस इसको क्या एक बार हम लोग ब्रीफ में समझ के निकल जाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल, फिर न्यूक्लियोफाइल, फिर आयोनिक इंटरमीडिएट क्या होता है और उसके दो टाइप होते हैं, कार्बोकेटायन और कार्बोनाइन, ये दोनों मैं आपको समझाऊंगा आज। और नॉन आयोनिक इंटरमीडिएट यानी कि इसके दो पार्ट होता है, कार्बिन और फ्री रेडिकल। होप करता हूं आपको आज का टॉपिक हम क्या क्या कवर करेंगे आपको समझ में आ गया है। और ये होने वाला लेक्चर 3। और आयोनिक और नॉन आयोनिक इसके बारे में हम लोग डीप में एकदम घुस के बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बने रहे और लेक्चर को हम शुरुआत करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को आप कैसे पहचानोगे, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, यानी कि उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH3 प्लस और क्या नाम है आपका NH3 प्लस। ये सब क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल, जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन से गरीब है, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे आपके पास पैसा नहीं तो आप क्या हुए, गरीब हुए। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल या फिर इलेक्ट्रॉन लविंग। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग, जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है। जैसे आपको किसी से प्यार कब होता है, जब आपके पास वो चीज नहीं होता है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको प्यार होगा। ये एक बेसिक सा एग्जांपल हो गया। एंड ऑफ द डे पे आप इलेक्ट्रोफाइल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर उसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होगा, यानी कि उसके जो वैलेंस सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं AlCl3। एल्यूमिनियम का आपको एटॉमिक नंबर पता है 13 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2,8,3। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 17, तो ये कैसा हो जाएगा 2,8,7। तो इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर बना देंगे, एल्यूमिनियम Cl3 यानी कि 3 Cl, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 Cl है और आप क्लोरीन का एक तीन, यहाँ पर 3 Cl है तो क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3 इलेक्ट्रॉन। और एल्यूमिनियम के यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो एल्यूमिनियम का जैसे आप इलेक्ट्रॉन गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। तो इसका क्या है, ये जो अपना वो है ऑर्बिटल, वो क्या है, वैकेंट है। इसका ये यहाँ पर क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो इसको भी हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। तो आप इलेक्ट्रोफाइल को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या तो उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। ये क्या है, अपना इलेक्ट्रोफाइल का खोपचा है। इसको आप हार्ट के अंदर बंद कर लीजिए। आप अगर इसको बस याद कर लिए तो आप इलेक्ट्रोफाइल को इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो एक बार वापस बता देता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, यानी कि उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। वो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहेगा या फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। आप ये स्लाइड को जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल के तरफ। तो उम्मीद है आपने इलेक्ट्रोफाइल को नोट कर लिया होगा और समझ गया होगा। अब अपना सेकंड टॉपिक क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल था हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, यानी कि उसके पास क्या थी, इलेक्ट्रॉन की कमी थी। और से न्यूक्लियोफाइल क्या, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, यानी कि इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तभी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, उस एटम के ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होगी, या तो लोन पेयर होगी, या तो पाई बॉन्ड होगी। और इसका प्रायोरिटी कैसे रहता है, नेगेटिव का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहता है, उसके बाद प्रायोरिटी रहता है लोन पेयर का, या फिर उसके बाद पाई बॉन्ड का। तो होप करता हूं आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल समझ आ गया। कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगी, या फिर उसके ऊपर रहेगी हमारी या फिर उसके पास रहेगा क्या, वैकेंट ऑर्बिटल। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, उसके पास क्या रहेगा, आइदर नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर और पाई बॉन्ड। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग सेंटर, यानी कि न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव से प्यार है, जैसे वो नेगेटिव है
उसको पॉजिटिव मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा, लाइफ में वो स्टेबल हो जाएगा। और न्यूक्लियस क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और अपना न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के पास वो चार्ज नहीं होता है, बचा प्रोटॉन, तो न्यूक्लियस पे ओवरऑल किसका चार्ज होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है, तभी इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस लविंग सेंटर। तो यहाँ पर आप एक साइड में ऐसे कर लीजिए, मतलब आपको बता दे रहा हूँ कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा क्या करेगा, अटैक करेगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। अमीर हमेशा गरीब के ऊपर अटैक करता है, और सी न्यूक्लियोफाइल क्या, इलेक्ट्रॉन रिच, यानी वो क्या है, अमीर, और वो किसके ऊपर अटैक करेगा, गरीब के ऊपर। कौन है वो, इलेक्ट्रोफाइल। तो आप इस हार्ट को बना लीजिए। पूरा केमिस्ट्री में आप यही देखोगे, जैसे ऑर्गेनिक आप पढ़े हो 11th-12th में, और अभी भी क्या कि जो न्यूक्लियोफाइल है हमेशा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर ही अटैक करता है। तो होप करता हूं आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अपने थर्ड आर्टिकल जो कि आयोनिक इंटरमीडिएट है उसके ऊपर बढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों को नोट डाउन कर लिया होगा। अब हमारा तीसरा टॉपिक क्या होने वाला, आयोनिक इंटरमीडिएट। आयोनिक इंटरमीडिएट यानी कि जो आयोनिक बॉन्ड है उसका इंटरमीडिएट स्टेप में क्या फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट यानी कि बीच वाला स्टेप, जैसे पिक्चर में आप देखे हो इंटरवल, यानी कि बीच में एक मूवी फर्स्ट से एंड में बीच में क्या मिलता है हमें, इंटरवल, यानी कि उसका बीच का एक ब्रेक। तो बीच में क्या आयोनिक बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो उसका बीच में हमें क्या मिलता है, उसको बोला जाता है आयोनिक इंटरमीडिएट। आयोनिक इंटरमीडिएट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक होता है कार्बोकैटायन, एक होता है कार्बोनायन। यानी कि जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा आइदर वो कार्बोकैटायन बन सकता है, आइदर वो कार्ब एनायन बन सकता है, यानी कि कार्बन के ऊपर आइदर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है आइदर नेगेटिव चार्ज आ सकता है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं इसका। कार्बोकैटायन जैसे कि यहां पर मान लीजिए CH3 CCH3 और CCH3, और इस जो कार्बन के साथ एटम कनेक्टेड है वो कार्बन से क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि X जो है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो X being more electronegative than carbon, and after the breaking of this bond this carbon will have a positive charge on it। जैसे कि मान लीजिए आप हैं और आपके साथ एक दोस्त है, आपका दोस्त आपसे ज्यादा नेगेटिव है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जब बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो ये ऐसे फॉर्म हो जाएगा CH3 और इसके ऊपर प्लस। तो कार्बन के ऊपर जब प्लस चार्ज आ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन। कैटायन आपको पता है पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं, और कार्बो यानी कि कार्बन, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। उसी तरह कार्बोनायन में हम एग्जांपल ले लेते हैं CH3 और यहां पर जो X एटम इसके साथ कनेक्टेड है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। यहां पर जो X है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन है। तो ये जब बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव प्लस क्या X में आ गया प्लस, यहाँ पर प्लस X पे आ गया क्या, माइनस। तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर क्या साइन आ गया, नेगेटिव, तो इसको बोलेंगे कार्ब एनायन। यानी कि सिंपल है, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया बॉन्ड के टूटने के बाद तो हो गया कार्बोकैटायन, और जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो वो क्या हो गया, कार्ब एनायन। कैटायन पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, एनायन नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, और सब डिपेंड करता है एक्स पे। एक्स अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, और एक्स अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन के ऊपर अपना क्या साइन आ जाएगा, एक्स अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। यानी कि कार्बोकैटायन और कार्बोनायन का मतलब ये होता है। अब मैं आपको कार्बोकैटायन को कैसे फॉर्मेशन होता है वो बताऊंगा और हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो होप है आपको कार्बोकैटायन और कार्बोनायन दोनों का मतलब समझ में आ गया। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन और या फिर जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन और कार्बोनायन का समझ में आ गया। अब हमारा पहला क्या है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्बोकैटायन को हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे। पहले आपने कार्बोकैटायन को पहचाना, अब हम लोग पता करें कार्बोकैटायन को फॉर्म कैसे किया जाता है। तो हमारा पहला मेथड क्या है, बाय हाइड्रोलिसिस मेथड। बाय हाइड्रोलिसिस मेथड यानी कि सिंपल ब्रेकेज ऑफ कार्बन और उसके साथ जो एटम कनेक्टेड है उसका सिंपल ब्रेकिंग, या फिर उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हाइड्रोलिसिस, यानी कि उसको कुछ ऐसे रीजेंट से देंगे जिससे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो उसको हम लोग हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। यानी कि ये कैसे टूटेगा, CH3 CCH3 और इसके ऊपर आ गया प्लस साइन, और यहाँ पर प्लस में क्या आ गया, Cl माइनस आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया।
तो ये हमारा पहला मेथड था हाइड्रोलिसिस मेथड, यानी कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन इस केस में फॉर्म हो गया। तो ये जो नॉर्मल बॉन्ड है सी और ये Cl ये ब्रेक हो गया, तो सी के ऊपर पॉजिटिव आ गया और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो होप करता हूं आपको ये पहला मेथड समझ में आ गया होगा हाइड्रोलिसिस। अब हम लोग दूसरे मेथड पे बढ़ने जा रहे हैं जो कि प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल है। तो होप है आपको पहला मेथड हाइड्रोलिसिस वाला समझ में आ गया होगा। हाइड्रोलाइसिस कुछ नहीं होता है, बस कार्बन और उसके साथ जो भी एटम कनेक्टेड है उसका सिंपल बॉन्ड ब्रेकेज को हाइड्रोलिसिस मेथड बोलते हैं। दूसरा मेथड क्या है, बाय प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल यानी कि OH ग्रुप प्रेजेंट है और प्रोटोनेशन यानी कि उसमें प्रोटोन देना। प्रोटोन क्या होता है, H+। यहाँ पर आप लिख लीजिए अगर आपको नहीं पता है, प्रोटोन क्या होता है, H+, यानी कि अल्कोहल में हम लोग क्या देंगे, H+। तो उससे जो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलते हैं बाय प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि इस मेथड से जो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा उसको बोलते हैं। तो हमारा दूसरा मेथड क्या है, बाय प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें क्या करेंगे ना, हम अल्कोहल है उसमें हम लोग क्या दे देंगे, H+ दे देंगे। उससे जो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, उस मेथड से जो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ, इस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, बाय प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। हमारा मोटिव क्या है, कार्बोकेटायन को फॉर्म करना। पहला में क्या किया था, हम लोग बॉन्ड को ब्रेक करके फॉर्म किए थे। दूसरा मेथड में हम क्या करेंगे, अल्कोहल को H+ देके कार्बोकेटायन का फॉर्म देखेंगे। इसका मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि R है और OH है, ये क्या हो गया, अल्कोहल। अल्कोहल ये वाला अल्कोहल नहीं है जो आप लेते हैं, ये वही वाला अल्कोहल है। तो ये वही वाला अल्कोहल जो आप लेते हैं, तो इसका क्या है ना, लोन पेयर है। ऑक्सीजन के ऊपर पता है आपको लोन पेयर, और H+ यानी कि प्रोटॉन। बाय प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि जो अल्कोहल है वो प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा, तो इसका लोन पेयर क्या करेगा, अटैक। तो ये क्या हो जाएगा, ROH2+। और आपको तो पता है कि वाटर क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। आपको नहीं पता तो इसको भी लिख लीजिए, H2O इज अ गुड लिविंग ग्रुप। H2O क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो लिख लीजिए। और दूसरा रीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीरीज याद है, फोन कॉल ब्रो, आप मेरे लास्ट लेक्चर देखेंगे, मैंने आपको बताया था और अपने हाथ में भी लिख दिया था। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पर अब यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या साइन आ गया, पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पर क्या होगा ना, वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, वो लीव कर जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -H2O+, और यहाँ पर R के ऊपर प्लस आ जाएगा। तो इस स्टेप पे भी अपने को क्या मिल गया, कार्बोकेटायन। कांग्रेचुलेशन गाइस, हमें वापस से कार्बोकेटायन मिल गया। थर्ड स्टेप में भी वापस से कार्बोकेटायन मिल जाएगा। तो आप इसको समझ गए, बाय प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल में H+ दो, वाटर बनाओ। वाटर क्या है, गुड लिविंग ग्रुप। और दूसरा रीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो पॉजिटिव को अपने ऊपर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अरे सिंपल सा रीजन है, आप अच्छे आदमी हो, मैं गंदा आदमी हूं, मान लो मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, मैं गंदा आदमी हूं मान लो, तो आप मेरे साथ बैठना चाहोगे नहीं, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तभी ये वाटर क्या गुड लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और R के ऊपर प्लस। तो हमें क्या चाहिए था, कार्बोकेटायन। तो हमारा दूसरा मेथड क्या था, बाय प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, ये भी पूरा हुआ। इसका एग्जांपल आप एक डायरेक्ट देख लीजिए, जैसे कि R यहाँ पर क्या है, कोई भी अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे CH3 CH2OH है और इसको H+ दे दिए, तो वापस से वही मैकेनिज्म, H+ पे अटैक करेगा, CH3 CH2 यहाँ बन जाएगा OH2 पे प्लस, और यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, -H+ कर देंगे, CH3 CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। ये इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म। ये इसका मैकेनिज्म है और ये इसका एग्जाम्पल है। तो उम्मीद करता हूं आपको पहला हाइड्रोलिसिस और दूसरा प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल है। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल कुछ नहीं है, क्या है, बस हाँ, अल्कोहल में हाइड्रोजन देते हैं, प्रोटॉन देते हैं H+, और वो क्या, वाटर क्या गुड लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा। और हमारा मोटिव क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो होप करता हूं आप दोनों को समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने तीसरे में। करता हूं गाइस आपको प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल समझ में आ गया होगा। अब हमारा तीसरा क्या है, बाय डीएमिनेशन ऑफ अमाइंस, यानी कि अमाइन से ही, अमाइंस है उसमें हम लोग कुछ रिएजेंट देंगे और अमाइन को ही हटा देंगे, तो हमारा जो अल्काइल ग्रुप बच जाएगा, उसका फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं बाय डीएमिनेशन ऑफ अमाइंस। यानी कि NH2 आपको पता क्या है, अमाइन ग्रुप है, आपको पता ही होगा। तो अमाइन में क्या करेंगे ना, हम लोग NaNO2 देके HCl दे देंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वो जो हमारा एटमॉस्फेयर रहेगा
उसका टेम्परेचर या फिर वो जो रिएजेंट है उसका टेम्परेचर होना चाहिए 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, तभी ये रिएक्शन हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसका हम लोग क्या मिल जाएगा, Rn2 पे प्लस या Cl पे माइनस, ये क्या है, आप इधर ये दे सकते हो या फिर आप डायरेक्ट HNO2 देके 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस कॉमन है, बस रिएजेंट आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। या तो आप इसको क्या लिख सकते हो, Rn2 पे प्लस और Cl पे माइनस, फिर आप इसका क्या करा दिए, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कब होता है, जब आप पानी, जब भी आप ये रिएजेंट को पानी में डाल दोगे तो और उसमें H+ यानी कि एसिड डाल दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, R+। हमारा एम क्या था, कार्बोकैटायन फाइंड करना, तो हम पहला क्या था हाइड्रोलिसिस, उससे कार्बोकैटायन फाइंड किए, दूसरा क्या था हमारा प्रोटोनेशन, उससे कार्बोकैटायन फाइंड किए, तीसरा क्या है हमारा बाय डीअमीनेशन ऑफ अमीन्स, इससे हम लोग कार्बोकैटायन को फाइंड कर लिया। अब हमारा चौथा क्या है, बाय प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन, पहले हम लोग अल्कोहल को H+ दिए, अभी हम लोग अल्कीन में H+ देंगे और एडिशन रिएक्शन होगा, और अभी हम लोग अपना चौथा फॉर्मेशन को देखेंगे, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हमारा 3 हो गया, अब चौथा क्या है, बाय प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन, यानी कि अल्कीन को H+ दे रहे हैं। तो आपको पता होगा ये डबल बॉन्ड कैसे टूटेगा, प्लस पे और माइनस पे, तो ये डबल बॉन्ड कैसे टूटा, प्लस और ये क्या है माइनस, और आपको पता ही होना चाहिए कि ये प्लस और माइनस कैसे आया। नहीं समझ में आया तो मेरा आने वाले लेक्चर्स में मैंने एडिशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं रफली आपको बता दे रहा हूँ, जितना ज्यादा डिग्री का कार्बन रहेगा उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर क्या है 2 डिग्री कार्बोकैटायन और यहाँ पर क्या है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, यहाँ 1 डिग्री है 2 डिग्री है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, फिर 1 डिग्री से। तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव यानी कि न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करेगा, तो CH3 CH2 पे प्लस और यहाँ पर क्या है CH3 हो जाएगा। तो यहाँ पर वापस से क्या हो गया, कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, 4 स्टेप देखे हम लोग, पहला क्या था हाइड्रोलिसिस, दूसरा क्या था अपना प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, तीसरा क्या था अमीन्स को तोड़ना, और चौथा क्या है अल्कीन में H+ देना। ये चारों स्टेप से हम लोग कार्बोकैटायन बनाना सीख गए। होप करता हूं आपको ये चारों स्टेप बढ़िया से समझ में आ गया होगा, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि होगा कार्ब अनायन। तो सॉरी गाइस, मैंने आपको क्या बोल देता, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्ब अनायन, पर थोड़ा मैं अपने आप को रेक्टिफाई कर रहा हूं कि हमारा पहला क्या था पहले हम लोग कार्बोकैटायन देखे, कार्बोकैटायन होता क्या, फिर हम लोग देखे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब तीसरा क्या है कि कौन सा कार्बोकैटायन कितना ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसको हम लोग 3 तरीके से फाइंड कर सकते हैं, या तो इंडक्टिव इफेक्ट से, या तो रेजोनेंस से, या तो हाइपर कॉन्जुगेशन से। पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा कार्बोकैटायन कितना डिग्री वाला कार्बोकैटायन कितना ज्यादा स्टेबल होता है, फिर हम लोग ये तीनों के हेल्प से उसको आपको और समझा देंगे। जैसे कि यहाँ है CH3 C CH3 C CH3 और इसके ऊपर प्लस, ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री, CH3 C CH3 पे प्लस और यहाँ पर क्या है सिर्फ H, तो ये कितना डिग्री है 2 डिग्री, और ये क्या है CH3 C H H और यहाँ पर क्या है प्लस, ये कितना डिग्री है 1 डिग्री। तो आप देख सकते हो कि ये वाला कार्बोकैटायन कितना है 3 डिग्री, ये कितना है 2 डिग्री, ये कितना है 1 डिग्री और ये कितना है 0 डिग्री। और आपको इससे पहले लेक्चर जो कि था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, उसमें आपको पता है कि एल्काइल ग्रुप का क्या इफेक्ट रहता है, प्लस आई, ठीक है। तो यहाँ पर कितने एल्काइल ग्रुप है, 3 + I इफेक्ट है, यहाँ 3 एल्काइल ग्रुप है तो 3 + I, यहाँ पर कितने एल्काइल ग्रुप है 2, तो इसका क्या इफेक्ट हो गया 2 + I, यहाँ कितने एल्काइल ग्रुप है 1, तो यहाँ 1 + I, और यहाँ पर नो इंडक्टिव, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको पता है पॉजिटिव को कौन स्टेबल करता है, +I और +R, नेगेटिव को कौन स्टेबल करता है, -I और -R। तो यहाँ पर कौन है पॉजिटिव, तो उसको कौन स्टेबल करेगा, +I। तो यहाँ पर इस पॉजिटिव को कितने +I स्टेबल कर रहे 3, यहाँ पर कितने कर रहे 2, यहाँ पर कितने कर रहे 1, यहाँ पर कितने कर रहे 0, यानी कि यहाँ पर एक आदमी दुखी है तो उसको 3 जन है समझाने के लिए, यहाँ पर एक आदमी दुखी है तो 2 जन समझाने के लिए, यहाँ पर एक आदमी दुखी है तो 1 जन समझाने के लिए, और यहाँ पर एक आदमी दुखी है तो उसको कोई नहीं है समझाने के लिए। तो ऑब्वियसली आपको ही पता होगा, आपके 3 अच्छे दोस्त हैं तो आप भी अच्छे ही बनोगे।
तो यहां पर ये जो A है, B है, C है, D है, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन होगा? A, फिर कौन होगा? B, फिर कौन होगा? C, फिर लास्ट में होगा D। यानी कि इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री। अभी मैंने आपको ये इंडक्टिव इफेक्ट से हेल्प के इंडक्टिव इफेक्ट के हेल्प से समझाया। अब मैं आपको इसको किसके हेल्प से समझाऊंगा? हाइपर कॉन्जुगेशन के हेल्प से। यहां पर आप देखिए, अभी इंडक्टिव इफेक्ट वाला पार्ट में मिटा देता हूं, ठीक है? अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके। तो जैसा कि इंडक्टिव इफेक्ट आप समझ गए, 3 i यानी कि वो कार्बोकेटाइन उतना ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री। अब हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से समझिए आप कि यहाँ पर देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 9। अगर आपको अल्फा हाइड्रोजन मतलब नहीं पता है तो मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में उसको बता रखा है, आप उसको जरूर से जाके देखें। फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक रफ समझा देता हूँ। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कब टेक प्लेस लेगा? जब इधर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर डबल बॉन्ड का मूव होगा। मैंने लास्ट लेक्चर समझाया, आप जरूर वहां से देखें। फिर भी अगर नहीं देखा है तो उसको देख ले, और अगर देख लिया तो आपको एक रिकैप करा दे रहा हूं मैं। यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कब होगा? जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है ना, जो कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना रखा हाइड्रोजन के साथ, वो हाइड्रोजन लीव करके अपना बॉन्ड ऊपर ट्रांसफर करवा देगा और ये कार्बन को स्टेबल कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो अल्फा कार्बन है, इसके साथ ये जो कार्बन है, ये क्या हो गया? अल्फा कार्बन। तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है? 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग बन जाएंगे इस कार्बन के हेल्प से? सिर्फ 3। फिर इसके भी कितने कार्बन कनेक्टेड है? 3, सॉरी, इसके 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो इससे कितने बन जाएंगे? और 3। फिर इससे और 3, तो यानी कि टोटल यहाँ पर कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है? 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है। तो 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग इससे स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है? 9। अब यहाँ पर देखिए आप, 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1 2 3। यहाँ से ये एक हो गया, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3। यानी कि ये जो बॉन्ड है ना, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पर H+ बन जाएगा, ठीक है? ये कार्बन अपने भाई के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ 9 जन इसको स्टेबल कर रहे हैं, या 6 जन कर रहे हैं, या 3 जन कर रहे हैं, या कोई नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट का ये स्टेबिलिटी हो गया, और हाइपर कॉन्जुगेशन का स्टेबिलिटी को आप देखने जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। उम्मीद करता हूं आपको इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों के हेल्प से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक मस्त पॉइंट बता देता हूं, क्या कि जिस क्वेश्चन में आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताने को दे, और अगर उस क्वेश्चन में इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन तीनों प्रेजेंट है, तो उस क्वेश्चन में आप देखोगे जहां जो सा मतलब ए बी सी है, तो मान लो ए में इंडक्टिव इफेक्ट भी हो रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, तो वो दोनों मिलके ना किसको डोमिनेट कर देंगे? रेजोनेंस को। खैर आपको तो पता ही होगा कि रेजोनेंस ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, पर ये क्या है, एक खास बात है कि जिस क्वेश्चन में इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों हो रहे हैं, उस क्वेश्चन में रेजोनेंस की हम लोग वाट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वाट लगा देंगे। हम लोग क्या कर देंगे? उसकी वाट लगा देंगे, वाट लगा देंगे। तो पहले इंडक्टिव इफेक्ट्स आप समझ गए, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन से 3 2 1, क्यों? यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, या 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, या 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ कोई प्रेजेंट नहीं है। फिर तीसरा हमने काम की पॉइंट क्या देखी कि जहां पर इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन क्वेश्चन में साथ में हो रहे हैं, उस क्वेश्चन में रेजोनेंस की हम लोग वाट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वाट लगा देंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको इसका स्टेबिलिटी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ने के लिए जा रहे हैं अपने प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकेटाइन। पहले हम लोगों ने फॉर्मेशन देख लिया, फिर उसके बाद क्या देखा हमने? स्टेबिलिटी देखा, और अभी मैं आपको एक रेजोनेंस से भी स्टेबिलिटी बता दे रहा हूं, और उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकेटाइन पे। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए।
कि आप देख सकते हैं, अब मैं आपको एक इसमें एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ या रेजोनेंस के हेल्प से भी समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको पता है कि हम लोग नेगेटिव लोन पेयर और डबल बॉन्ड को क्या मानेंगे। तो हम लोग यहाँ पर आपको पता होगा नेगेटिव लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज को क्या मानेंगे एज अ डबल बॉन्ड। और रेजोनेंस केस होता है सीएस, हमारा ट्रिक था सीएस यानी कि कॉन्जुगेशन रेजोनेंस स्टार्ट। आपको नहीं पता तो आप लास्ट लेक्चर्स में देख सकते हो, मैंने उसमें डिटेल में समझाया है। तो सीएस यानी कि कॉन्जुगेशन यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अगर ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है यानी कि उस वहां पर क्या हो रहा है कॉन्जुगेशन, अगर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा रेजोनेंस स्टार्ट, सीएस कंजुगेशन रेजोनेंस स्टार्ट। तो हमारा ट्रिक ये है। तो यहां पर देखिए डबल पॉजिटिव क्या मानेंगे हम लोग डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी कि यहां पर क्या हो रही है रेजोनेंस। अब यहां पर देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पर भी क्या हो रहा है रेजोनेंस। यहां पर भी क्या होगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पर भी क्या हो रहा है रेजोनेंस। आपको ये डबल बॉन्ड समझ में आ रहा है ना, ये है ये कार्बन एक ये सिंगल ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड ये पाई बॉन्ड, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड और ये वाला क्या बॉन्ड है पाई बॉन्ड है। तो आप होप कर सकता हूं कि आपको तीनों में रेजोनेंस समझ में आ गया। अब आप बोलेंगे साला सर पकड़ के मां कसम, यहाँ पर रेजोनेंस तो तीनों में कॉमन है, अब हम लोग कैसे जाएंगे। अब हम लोग जाएंगे किस पे इंडक्टिव इफेक्ट पे। आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी भी क्वेश्चन में स्टेबिलिटी बताना हो तो पहले आप किसको देखोगे रेजोनेंस को, उसके बाद इंडक्टिव को, उसके बाद देखोगे हाइपर कॉन्जुगेशन को। ये क्या है ट्रिक है, इसको अपने दिल जिगर जान और वहां पर बसा लो, ये आपको बहुत काम आएगा। तो रेजोनेंस तो तीनों में कॉमन, अब हम लोग किस में जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट पे। आपको पता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री आपको बता रखा है। तो यहाँ पर आप देखिए कार्बन के साथ कौन है, ये बस यहाँ पर एक कार्बन कनेक्टेड है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के साथ यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन कनेक्टेड और 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो इस कार्बन कितना हो जाएगा 1 डिग्री। अब ये कार्बन को देखिए सॉरी ये कार्बोकेटन देखिए, यहाँ एक कार्बन यहाँ एक कार्बन, यानी कि ये हो जाएगा 2 डिग्री। और यहाँ पर आपको पता है 3 डिग्री, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन ऊपर, तो ऑब्वियसली यहाँ 3 डिग्री या 2 डिग्री यहाँ 1 डिग्री है। तो इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा ऐसे ए बी और सी, तो सी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा। और यहाँ पर आप हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर कितने हैं एक कार्बन है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, यानी कि इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पर 2 कार्बन प्रेजेंट यानी कि 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितने हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो आप समझ ही सकते हो रेजोनेंस तीनों में कॉमन होने के कारण हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में, और 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री तीनों का ज्यादा हो गया। और उसके बाद हम लोग किस में चल गए हाइपर कॉन्जुगेशन में। इस क्वेश्चन में आप बोलोगे कि यहाँ पर इंडक्टिव पे डोमिनेट किया रेजोनेंस को, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन के हेल्प से ही हम लोग फाइंड कर पाए। तो यही मैंने आपको लास्ट पॉइंट लिखाया था और इसका मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कार्बोकेटाइन के लास्ट टॉपिक जो कि होगा उसका प्रॉपर्टीज, फिर हम लोग बढ़ेंगे कार्बोनाइन की तरफ। कि आपने देखा कि कार्बोकेटाइन पहले फॉर्म हुआ, आपने 4 अलग अलग मेथड देखे फॉर्मेशन के, उसके बाद हमने देखा कि कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन कितना ज्यादा स्टेबल होगा। अब हम लोग देखेंगे कि जो कार्बोकेटाइन बन चुका है वो अब किससे किससे रिएक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो पहले हमने देखा कि बच्चा पैदा हुआ, फिर वो चलने सीखा, फिर अब वो क्या क्या कर रहा है क्या क्या कर रहा है वो अब हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है कॉम्बिनेशन विद न्यूक्लियोफाइल, वो क्या करेगा कार्बोकेटाइन क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसको कौन चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच। अगर आप गरीब हो तो आपको क्या बनना है अमीर बनना है। तो पहला ये क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइन करेगा, तो यानी कि यहाँ पर देखिए आप CH3 CCH3 CCH3 ये प्लस है, यहाँ पर आया न्यूक्लियोफाइल कौन OH माइनस, कहीं भी कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ गया वो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव देख के इजीली अटैक कर देगा। CH3 CCH3 CH3 OH, और न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग क्या हो जाएगा 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, क्योंकि इसका रीजन क्या है OH माइनस क्या है एक ग्रुप है। तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल वो आकर डायरेक्ट किस पे अटैक कर देगा कार्बोकेटाइन के ऊपर, और ये क्या बना देगा यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर लिया। अब ये था हमारा कॉम्बिनेशन विद न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकेटाइन था न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, दोनों आपस में कॉम्बिनेशन करके बना लिए। दूसरा क्या है प्रोटॉन लॉस, प्रोटॉन लॉस में क्या होता है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रहता है,
यहाँ पर इथेन रहता है, ठीक है, इथेन यहाँ पर प्रेजेंट है। अब आपको एक चीज पता होगा कि सिंगल बॉन्ड वीक होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, और मतलब यानी कि डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है सिंगल बॉन्ड से। तो और दूसरा बात, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो बॉन्ड स्ट्रांग है, अगर उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग है। तो कार्बन यहाँ पर अपना स्ट्रांगनेस को और बढ़ाने के लिए हाइड्रोजन को बोलता है चल भाई तू निकल जा, मैं अपने भाई के साथ, मित्र के साथ डबल बॉन्ड बनाऊंगा और अपने बॉन्ड को ज्यादा स्ट्रांग करूंगा। तो प्रोटॉन लॉस यानी कि H प्लस का लॉस, माइनस H प्लस, तो यहाँ से H प्लस निकल जाता है। और कार्बन, ये H प्लस यहाँ से H है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन बोलता है भाई मेरे एक इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास रहेगा, तेरा भी एक इलेक्ट्रॉन हम अपने पास रख लेंगे। और हाइड्रोजन गरीब के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वो H प्लस होके निकल जाता है बिना इलेक्ट्रॉन लिए। तो उसका जो ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाता है और सिर्फ ये H प्लस बाहर निकल जाता है। तो यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। तो हमारा पहला क्या था, कॉम्बिनेशन विथ न्यूक्लियोफाइल, दूसरा क्या है, प्रोटॉन लॉस। यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन यानी कि H प्लस का लॉस होने को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन लॉस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो HCH, यहाँ CH3 है और यहाँ पर क्या है, CH2 के ऊपर प्लस यानी कि कार्बोकैटायन है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कार्बन क्या बोलेगा ना, भाई हाइड्रोजन तेरे साथ जो हम बॉन्ड बनाए ना उसको हम तोड़ना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, वो ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कम्पेयर टू CH के नॉर्मल सिंगल बॉन्ड। और दूसरा रीजन क्या है ना, या कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो कार्बन जो पॉजिटिव वाला, वो बोला भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब कार्बन जिसके पास इलेक्ट्रॉन, चूतिया थोड़ी ना है कि क्या नाम है उसके पास इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ और वो दूसरा के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो बोले चल भाई हम लोग दोनों साथ में ही बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा ना, माइनस H प्लस होके कार्बन क्या करेगा ना, अपने इलेक्ट्रॉन तो ले ही लेगा, हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा और H प्लस का ऐसे मार के उसको निकाल देगा। तो यहाँ से H प्लस हो गया, माइनस H प्लस हुआ, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा ना, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। पहले ये कितना बॉन्ड बना रखा था, 3, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 हाइड्रोजन के साथ और 2 कार्बन के साथ, तो ये बॉन्ड क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो कार्बोकैटायन H प्लस को निकाल के भी स्टेबल हो जाता है डबल बॉन्ड बना के। होप करता हूं आपने पहला कॉम्बिनेशन विद न्यूक्लियोफाइल समझ गया, दूसरा प्रोटॉन लॉस भी समझ गया, तीसरा हमारा एडिशन ऑफ अल्कीन, यानी कि अल्कीन में हम लोग क्या नाम है, अल्कीन को तोड़ेंगे। तो उम्मीद आपको कॉम्बिनेशन विद न्यूक्लियोफाइल और प्रोटॉन लॉस समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, एडिशन टू एन अल्कीन। तो हमारा तीसरा क्या है, एडिशन टू अल्कीन। यहाँ पर आप मान लीजिए एक ठो 1 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन घूम रहा है, उसको क्या बनाना है, बॉन्ड। तो अल्कीन क्या करेगा ना, और ज्यादा मॉलिक्यूलर मास और ज्यादा पैसा होने के लिए क्या करेगा, CH3 के ऊपर अपना डबल बॉन्ड को तोड़े और CH3 को भी अपना फैमिली में ले आएगा। यानी कि देखिए ये डबल बॉन्ड तोड़ रहा है, थोड़ा वीक हो जाएगा एक भाई के साथ बॉन्ड कम करके, लेकिन किसको जोड़ेगा, और एक भाई को ही जोड़ेगा। तो एक तरह से लॉस करके और एक तरह से गेन करके दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कैसे टूटेगा, एक के ऊपर प्लस और एक के ऊपर माइनस, ये डबल बॉन्ड ऐसे टूटता है, ठीक है। तो माइनस वाला क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 प्लस और CH2 और यहाँ हो जाएगा CH3। तो अब जैसे कि देख सकते हैं कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, पर लेकिन क्या बोलेंगे, कार्बन का चूल है तो वो कर रहा है। तो होप करता हूँ आपको ये वाला तीनों समझ में आ गया होगा। अब हमारा चौथा क्या है, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, और हम लोग कार्बोकैटायन को खत्म करेंगे।
तो हमारा तीसरा क्या है, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, यानी कि मॉलिक्यूल अपने आप को रीअरेंज कर लेगा और ज्यादा डिग्री कार्बोकेटाइन बनाने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, पहला हमारा क्या है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, यानी कि यहाँ पर हम लोग H- को शिफ्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन है वो क्या है 1 डिग्री, तो ये वाला कार्बोकेटाइन बीइंग 1 डिग्री ये बोलेगा भाई कहीं से हो जाए 2 डिग्री हो जाए ना मजा आ जाएगा, लेकिन इसके पास पॉजिटिव है, किसी ऊपर अटैक तो नहीं कर सकता है। तो अपना भाई को ये बोलेगा भाई ये पॉजिटिव तू अपने ऊपर ले ले, और ये भाई कौन सा डिग्री है देखिए, ये एक कार्बन ये क्या 2 डिग्री। तो आपको पता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये क्या बोलेगा ना भाई तू ये पॉजिटिव अपने ऊपर ले ले और एक हाइड्रोजन मेरे को दे दे, हम स्टेबल हो जाएंगे और हमारा क्या बोलेगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा और हम लोग खुश रहेंगे। तो ये क्या करेगा ना एच एच है, ये अब कार्बन बोलेगा ना भाई चल ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन बोल दिया, अब जो पॉजिटिव 1 डिग्री वाला था बोला भाई का बोल रही तो मानना पड़ेगा। तो ये जो कार्बोकेटाइन है ना 2 डिग्री वाला ये बोलेगा चल ठीक है हाइड्रोजन, इससे पहले तो हम तेरे से H+ करके तेरे को भेज दिया, तब चल तेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो H- बनेगा और कार्बन के पास साला जात नहीं उसका। H- जैसे बना ना, H- जैसे बना ससुरा अटैक कर दिया किसके ऊपर CH2 के ऊपर में, और फिर ये वाला जो पॉजिटिव है वो इसके ऊपर आई, क्योंकि ये कार्बन का तो बॉन्ड टूट गया हाइड्रोजन के साथ, H तो माइनस होकर निकल गया। तो यहाँ पर ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। हाइड्रोजन का देख रहे हैं ना जात नहीं है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो अपने आप को 1 डिग्री से 2 डिग्री करने के लिए भी लोग हाइड्राइड शिफ्ट कर लेता है, ठीक है। तो उम्मीद आपको हाइड्राइड शिफ्ट समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से होता है मिथाइल शिफ्ट, वो भी बता देते हैं। और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे किसमें 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 कार्ब एनायन की तरफ, किसके ऊपर कार्ब एनायन की तरफ। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हमारा दूसरा क्या है 1,2 मिथाइल शिफ्ट, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट करेंगे। तो ये कार्बन कितना डिग्री है 1 डिग्री, और इसके बगल वाला कार्बन कितना डिग्री है 2 डिग्री है, तो सॉरी 3 डिग्री है, 1 2 3। तो एक मिनट CH2 और यहाँ पर क्या है CH के ऊपर प्लस मान लीजिए, तो ये प्लस है। तो यहाँ पर क्या 1,2 मिथाइल शिफ्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कार्बन कितना है 1 डिग्री और ये वाला कार्बन कितना है 3 डिग्री है। तो आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, तो ई कार्बन बोलेगा चाचा प्लस आप ले लीजिए और हमको क्या दे दीजिए मिथाइल, हम शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, यानी कि CH3 CH, अब इसके ऊपर प्लस आ गया, यहाँ पर एक तो CH3 बरकरार रहा और यहाँ पर क्या हो गया CH2 CH3। तो यहाँ पर ये भी स्टेबल हो गया, इसके ऊपर प्लस आ गया, तो ये क्या हो गया 1,2 मिथाइल शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट में हाइड्रोजन होता है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट में मिथाइल ग्रुप होता है। उम्मीद है आपको ये मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, अब हम लोग बढ़ेंगे कार्बन आयन की तरफ। तो हमारा नया टॉपिक क्या होगा कार्बन आयन। कार्बन आयन यानी कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव है और इसका जो भी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कार्बन आयन। मैंने इसका हाइड्रोलिसिस आपको समझा दिया था, यानी कि कैसे कार्बन आयन फॉर्म होता है। अगर जो उसके साथ एटम कनेक्टेड हो उससे ज्यादा पॉजिटिव है तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन।
अभी हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्ब अनायन। तो हमारा पहला क्या है, हमारा क्या फॉर्मेशन ऑफ कार्ब अनायन। पहला क्या है, हम लोग बेस का यूज करेंगे लाइक NaOH और जो भी बेस है, ठीक है, एक्सेट्रा लिख देते हैं यहाँ पर एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हम लोग बेस का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो CH के बीच में जो बॉन्ड रहता है ना, वो बहुत ही ज्यादा उसका बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहता है CH बॉन्ड का, वो बहुत ही कम रहता है। तो कम है तो हम लोग H को इजीली वहां से रिमूव नहीं कर पाएंगे, तो अभी हम लोग बेस का यूज करते हैं। बेस क्या करते हैं ना, H+ को ले जाता है। तो मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हम लोग ले लेंगे एसीटोन। तो यहाँ पर बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन और हाइड्रोजन, तो यहाँ पर बेस होगा अपना NaOH। NaOH कैसे टूटेगा, Na पे प्लस और OH पे माइनस। तो OH माइनस क्या करेगा ना, ये हाइड्रोजन को ले जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन को ले गया तो अब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड है इस कार्बन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो H+ होकर निकल गया। तो यहाँ पर ये जो है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या हो गया O पे माइनस, यहाँ पर क्या गया O पे माइनस, यानी कि क्या सॉरी यहाँ पर क्या हो गया C पे माइनस। और आपको पता है माइनस यानी कि कार्बन आयन, यानी कि हमारा पहला क्या था, यूज ऑफ बेस, और हम लोग क्या फाइंड कर लिए, C पे माइनस। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस होगा तो वो बॉन्ड और ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस हम लोग क्या मानते हैं, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, और H+ NaOH H+ को भी ले जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है, तभी हम लोग इसको अपना पहला मानते हैं, और ये हमारा फॉर्मेशन, हम लोग कार्बन आयन को ऐसे फॉर्म कर सकते हैं। और अभी हम लोग देखेंगे इसका स्टेबिलिटी, तो अब इसको जल्दी से नोट डाउन। तो हमारा क्या है अभी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अभी हम लोग कार्बन आयन का स्टेबिलिटी फाइंड करना है। तो पहला हम लोग किसके हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, कार्बो इंडक्टिव इफेक्ट के हेल्प से, ठीक है। पहले आपने देखा कि कार्बन आयन कैसे फॉर्म होता है, अब हम लोग उसका स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए 3 डिग्री कार्बन आयन है, CH3 माइनस H, CH3 CH माइनस, यहाँ पर H माइनस। ये कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। ये कितना है, 2 डिग्री है। और ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री है। तो आपको पता होगा माइनस को कौन स्टेबल करता है, -I। पर यहाँ पर क्या है, तीनों पॉजिटिव वाले ग्रुप कनेक्टेड है, यानी कि यहाँ पर 3+I है, यहाँ पर 2+I है, यहाँ पर 1+I है, यहाँ पर 0+I है। तो यहाँ पर सबसे कम परेशान ये वाले कार्बन को कौन कर रहा है, 0 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 3 डिग्री। मान लीजिए कि आप गंदे आदमी हैं, आप 3 अच्छे आदमी के साथ बैठ गए, तो आपका दिमाग खराब नहीं हो जाएगा। आप गंदे आदमी, आप 2 अच्छे आदमी, आप गंदे हैं, आप 1 अच्छे, और आप गंदे हैं और आपके साथ कोई बैठा ही नहीं है, तो आप स्टेबल तो रहेंगे ना कम से कम। तो उसलिए यहाँ पर जो 0 डिग्री है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये कब है, अगर इट इज कनेक्टेड विथ अल्काइल ग्रुप, क्योंकि अल्काइल का क्या है ना, +I इफेक्ट रहता है, प्लस माइनस को क्या करता है, डिस्टेबलाइज कर देता है। और अगर यहाँ पर वहीं पर नेगेटिव ग्रुप कनेक्टेड होता तो वो उसको ज्यादा स्टेबलाइज कर देता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल, फ्लोरीन, यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन माइनस, यहाँ पर क्या है, 2 फ्लोरीन, यहाँ पर H। ये मान लीजिए ये है क्या है, 3 डिग्री, ये कितना है, 2 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, फिर यहाँ पर मान लीजिए फ्लोरीन कार्बन H H, यहाँ नॉर्मल माइनस, फिर यहाँ पर H H H C, यहाँ माइनस, यहाँ H और H। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एग्जांपल पे कि यहाँ पर फ्लोरीन के पास क्या है, -I इफेक्ट। -I माइनस को क्या करेगा, स्टेबल कर देगा। तो ये वाला अब 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल हो गया, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल हो गया, 1 डिग्री। ये सब डिपेंड करता है कौन सा ग्रुप उसके साथ प्रेजेंट है। अगर एल्काइल ग्रुप है तो माइनस को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज। और अगर क्या नाम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, उसका क्या इफेक्ट है, -I, तो वो माइनस को क्या करेगा, स्टेबलाइज कर देगा। होप करता हूं आपको इंडक्टिव इफेक्ट से हेल्प से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे अपना दूसरा हाइब्रिडाइजेशन के हेल्प से, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर दूसरा क्या है, बेस्ड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के हेल्प से आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो कार्बन आयन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है और इसके ऊपर लोन पेयर है, इसके ऊपर लोन पेयर है, इसके ऊपर लोन पेयर है, ठीक है। तो लोन पेयर है, लोन पेयर प्लस एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर कितने टोटल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड।
एक क्या है सिग्मा और दो बॉन्ड क्या है पाई। कोई भी कंपाउंड के बीच में हमेशा एक ही सिग्मा बॉन्ड रहता है और बाकी जितने बॉन्ड है सब पाई बॉन्ड है। तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक, और लोन पेयर कितना, एक, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp हो गया। यहाँ पर एक लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। यहाँ पर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। तो आपको पता है कि s कैरेक्टर जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। तो ये वाला यहाँ पर कितना है, 50% s कैरेक्टर है और यहाँ पर 50% p कैरेक्टर है। यहाँ पर s कैरेक्टर मान लीजिए 33% है और p स्क्वायर है यानी कि 66%, और यहाँ पर s कैरेक्टर और कम हो गया। तो s कैरेक्टर जितना ज्यादा उतना ही क्या नाम है, कार्बोकैटायन उतने ही, कार्बो एनायन उतना ही ज्यादा स्टेबल, तो sp वाला ज्यादा स्टेबल है। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हमारा पहला क्या था, हाइब्रिडाइजेशन, उसमें क्या है जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ही ज्यादा स्टेबल कौन होगा, कार्ब एनायन। दूसरा क्या है, रेजोनेंस, जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज्यादा ही होगा उतना ही स्टेबल क्या होगा, वो कार्ब एनायन। ये सेम फॉर कार्बोकैटायन भी होता है, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज्यादा कार्बन है उतना ज्यादा स्टेबल। तो आप यहाँ पर देख सकते हो रेजोनेंस हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही मिलेगा अपने को, जो कि होगा CO पे माइनस, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा CH2 माइनस, यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। पर आप यहाँ पर देखिए ये जो टॉल्विन पे माइनस है, CH3 टॉल्विन होता है, उस पे माइनस आ गया, तो ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ आ गया CH2, और यहाँ पर अब इसके ऊपर प्लस क्यों नहीं है, क्योंकि पहले ये नेगेटिव था, अब क्या हो गया न्यूट्रल, और इससे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये फिर यहाँ इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये एक ऐसे, ये एक ऐसे, ये एक ऐसे इधर आ जाएगा, ये CH2 ये इधर आ जाएगा, ये इसके ऊपर पहुंच जाएगा। होप करता हूँ आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आता ही होगा, मैं सिर्फ आप लोग के लिए वापस से बना रहा हूँ, नहीं तो ये बहुत ही बोरिंग काम है, जिसको आता है उसके लिए बोरिंग है, जो पहली बार कर रहा हूँ उसको तो तो जैसा कि आप देख सकते हो कि वापस से CH2 के ऊपर ही माइनस आ गया, और यहाँ पर कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, 1 2 3 4, और ये क्या है पांचवा। इसका ओरिजिनल कंपाउंड कैसे होता है, ऐसे होता है, CH2 पे माइनस, इसका ओरिजिनल कंपाउंड ऐसे होता है। अब यहाँ से इसका क्या चालू हुआ, रेजोनेंस, ये नीचे गया, फिर यहाँ से ये ऐसे घुमा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर क्या सिर्फ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आपको कोई क्वेश्चन में पूछे कि एसीटोन पे माइनस और टॉल्विन पे माइनस कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप क्या बोलेंगे, टॉल्विन। क्यों, क्योंकि उसमें उतना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही स्टेबल कौन होगा, उसका कार्ब एनायन। तो होप करता हूं आपको हाइब्रिडाइजेशन और ये रेजोनेंस से समझ में आ गया होगा, और इंडक्टिव इफेक्ट तीनों से आ गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, रिएक्शन ऑफ कार्ब एनायन। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हमारा क्या है अभी, कार्बन आयन का रिएक्शन, पहला रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद पॉजिटिव स्पेसिस, यानी कि वो न्यूक्लियोफाइल है और उसको दिख गई इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि एक आप लड़का हो, छोड़ो, यानी कि क्या नाम है, न्यूक्लियोफाइल है, उसको इलेक्ट्रोफाइल दिख गए, तो वो क्या करेगा, अटैक कर देगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, वो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। जो भी अमीर है वो गरीब के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है, और क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, बॉन्ड, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल है, अटैक कर दिया और एक्स के साथ बॉन्ड बना दिया। तो ये क्या होगा, रिएक्शन विद पॉजिटिव स्पीसीज, जैसे कार्बोकैटायन नेगेटिव स्पीसीज के साथ रिएक्ट करता था, और से कार्बन आयन पॉजिटिव स्पीसीज के साथ रिएक्ट करेगा। गाइस इसमें मैं तेज इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि इसको धीरे धीरे क्या ही बताऊंगा मैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल पे ऊपर, अभी तक मैंने इसको 10 बार बोल चुका है, और ये बॉन्ड बना गया। अब इसमें मैं और क्या ही समझाऊंगा आपको। तो होप करता हूँ आप इसको समझ गए। अभी आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जाएंगे इसके क्या नाम है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे और एडिशन पे और रीअरेंजमेंट पे, और इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। जल्दी से नोट कर लो इसको। तो गाइज हमारा तीसरा क्या है, एडिशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि अभी हम लोग क्या बनाएंगे, कार्बोनिल कंपाउंड में कुछ हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर आपको ये टॉपिक नया लग रहा है तो आप ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए, मेरे आने वाले लेक्चर्स इस पे रहेंगे, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, इसका आगे का पार्ट है, मतलब चैप्टर के आगे में, तो उसमें मैं आपको समझा दूंगा। बस आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये जो रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पर, मान लीजिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड,
तो यहाँ नेगेटिव यहाँ उतर जाएगा और O के ऊपर माइनस आ जाएगा, यानी कि हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड में कुछ ऐड कर लिया, उसमें क्या कर दिए नेगेटिव चार्ज। पहले सिर्फ इसमें इसका लोन पेयर था, अब हम लोग क्या इसमें ऐड कर दिए नेगेटिव चार्ज, तभी हो गया एडिशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। होप करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चौथा हम लोग देखेंगे रीअरेंजमेंट, यानी कि कार्बन आयन आपस में अपने आप को रीअरेंज कर लेता है एक अच्छा और स्टेबल बॉन्ड बनाने के लिए। मेरी आंखें नम मेरी शक्ल लाल देख धप्पा। तो हमारा तीसरा क्या है, रीअरेंजमेंट। यहाँ पर कार्बन आयन अपने आप को रीअरेंज करेगा और ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कार्बन है ये 3 बेंजीन के साथ कनेक्टेड है, यानी कि 3 यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। सॉरी 3 जगह से इसको रेजोनेंस से स्टेबल हो सकता है, पर ये माइनस में स्टेबल थोड़ी ना हो रहा है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर तो रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है। देखिए ये कार्बन के ऊपर माइनस है, तो यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड, फिर यहाँ क्या सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए था डबल बॉन्ड, तब यहाँ पर क्या होता रेजोनेंस होता। तो यहाँ रेजोनेंस तो नहीं हो पा रहा है, तभी ये क्या होगा अनस्टेबल होगा। तो ये रेजोनेंस स्टेबल नहीं हो रहा, तो ये क्या करेगा आपस में ही अंदर रीअरेंजमेंट कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना 1,2 फिनाइल शिफ्ट, यानी कि यहाँ फिनाइल शिफ्ट हो जाएगा, फिनाइल के ऊपर माइनस आएगा और इधर चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसा कि होगा कि बैटमैन कहाँ बन गया रे बाबू, ये पान वाला बाबू रे, ये पान वाला बाबू मेरी आंखें नम। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर पहले क्या था CH2 माइनस, ये 0 डिग्री कार्बन आयन था। अब ये क्या हो गया ना 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबल हो रहा है और यहाँ पर क्या हो गया 1,2 फिनाइल शिफ्ट, यानी कि इस फिनाइल के ऊपर नेगेटिव साइन आ गया और ये इसके ऊपर अटैक कर दिया और माइनस नीचे दे दिया। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबल हो जाए, तभी ये क्या होता है अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल हो रहा है, तभी ये क्या करेगा आपस में रीअरेंज कर लेगा। अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूं, फिर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, अरे तेरी नानी का है बे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पे इसको क्या करना है, हमें अरेंज करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। ए में आप देख सकते हो रेजोनेंस नहीं हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये हमारे सॉरी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये हमारे रेजोनेंस के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा, तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है। सिर्फ ये क्या है प्लस आई एक ग्रुप यहाँ बैठा हुआ है एल्काइल ग्रुप। यहाँ पर आप देख सकते हो रेजोनेंस स्टेबल हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या इफेक्ट है रेजोनेंस इफेक्ट। अब यहाँ पर देख सकते हैं माइनस और इसको स्टेबलाइज कौन कर रहा है, लोन पेयर वाला एटम। और मैंने आपको ट्रिक बताया था जो एटम बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड है अगर उसके पास लोन पेयर है तो उसके इफेक्ट क्या होगा प्लस आर इफेक्ट, और प्लस आर इफेक्ट आपको पता है नेगेटिव को डिस्टेबलाइज कर देता है। और अनडू के पास लोन पेयर नहीं है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है एन डबल बॉन्ड ओ, यहाँ ओ पे माइनस और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। एन के पास लोन पेयर नहीं है तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा माइनस आर, और माइनस आर माइनस को ज्यादा स्टेबल करता है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। देखो पहला केस में क्या हो रहा है रेजोनेंस नहीं हो रहा है, दूसरा केस में रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या प्लस आई और यहाँ पर क्या है रेजोनेंस, और तीसरा केस में क्या है प्लस आर जो कि माइनस को क्या करेगा डिस्टेबलाइज। क्यों? क्योंकि OCH3 कनेक्टेड है इसके साथ। और ये क्या है माइनस आर, ये नेगेटिव, ये माइनस आर है, माइनस को ज्यादा स्टेबल करेगा। और इन दोनों का रीजन क्या है, ये लोन पेयर इधर चल जाएगा, जैसे ये लोन पेयर इधर चल गया, ये फिर इधर चल गया, ऐसे घूम घूम के जब ये कार्बन के ऊपर ना और नेगेटिविटी को बढ़ा देगा। एक आदमी वैसे ही नेगेटिव है, वो चाहता है पॉजिटिव होना, और उसके ऊपर आप नेगेटिव बढ़ा दो तो उसका क्या हो जाएगा दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप देखिए कि माइनस को स्टेबल करना है, तो माइनस को कौन स्टेबल करता है माइनस आर, तो माइनस आर कहाँ पर है डी में है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए और कहीं माइनस आर है नहीं है, फिर उसके बाद देखिए रेजोनेंस कहीं हो रहा है, हाँ बी में हो रहा है। ए और सी में देखिए ए का क्या है प्लस आई और इसका सी का क्या है प्लस आर। आपको पता है कि प्लस आर डोमिनेट ओवर प्लस आई इफेक्ट,
तो प्लस आर क्या करेगा, माइनस को और ज्यादा परेशान करेगा। तो यहाँ पर एच ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू सी। ये हो जाएगा इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, होप करता हूँ गाइस आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बोला था कि मैं नॉन आयोनिक इंटरमीडिएट को भी इस लेक्चर में समझाऊंगा, पर मैं देखा कि इस लेक्चर का लेंथ बहुत बड़ा हो चुका है और एक लेक्चर में इतना सब कुछ करना आपके लिए बर्डन हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा नॉन आयोनिक इंटरमीडिएट में आएगा और एक ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का एडिशन कुछ में भी आ सकता है। ठीक है, तो आप चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और भाई ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। सबका साथ सबका विकास, यही हमारे एम है। जय हिंद, जय भारत।